व्यूअर्स, एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा के बारे में। व्यूअर्स, ख्याल ये है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा शायद इजिप्शियन से पहले ही बन चुके थे और उनको एज इट इज़ मिले और उन्होंने अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसको यूज़ किया। व्यूअर्स, ख्याल ये भी है कि इजिप्शियंस ने इनको पावर हाउसेस की तर्ज पे बनाया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ख्याल ये भी है कि किंग खुफू जो है उसके लिए इसको बनाया गया ताकि उसके जो लास्ट डेज़ हों और उसकी जो रूह है वो यहाँ से प्रवास करेगी ऊपर की तरफ। व्यूअर्स, इनमें से जो भी कारण रहा हो, इंसान चाँद पे पहुँच चुका है, मरीख पे जाने की तैयारी है, लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद अभी तक दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट और वन ऑफ द हैवीएस्ट जो बिल्डिंग है उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर सका। यह ऐसा नहीं कि कोई माइक्रो सब्जेक्ट है जिसको एक्सप्लोर करना मुश्किल हो। वन ऑफ द लार्जेस्ट और वन ऑफ द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर है, जिसको अभी तक इंसान सही से एक्सप्लोर नहीं कर सका कि इसके बनाने की वजह क्या रही होगी या इसको किस तरह से बनाया गया होगा। व्यूअर्स, इस पूरी वीडियो में आपको ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा के बारे में ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी जो इसके अलावा आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन किसी भी वीडियो में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली होगी। व्यूअर्स, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा रिवर नाइल से कुछ ही दूर वाक़ है। ये ख्याल किया जाता है कि जब इसको बनाया गया था तो रिवर नाइल इसके बिल्कुल पास था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका फ़्लो मूव करता गया और चेंज होती गई उसकी डायरेक्शन, तो थोड़ा सा वो दूर फ्लो करता है रिवर नाइल ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा से। व्यूअर्स, ये इतनी बड़ी स्ट्रक्चर है कि अगर एक क्लियर डे हो, सनी डे हो, तो इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को 20 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। व्यूअर्स, इस पिरामिड को इस लोकेशन में ही क्यों बनाया गया, इसके बारे में कुछ अंदाज़े ये हैं कि एक तो इसकी जो सरफेस है उस एरिया की वो इतने हैवी वेट को सपोर्ट कर सकती है, और इस पिरामिड को बनाने के लिए जो कुछ भी मटेरियल रिक्वायर्ड थे वो भी तकरीबन इस एरिया के करीब करीब ही मौजूद थे। उसके अलावा गिज़ा में शुरू से ही फ़ैरोज़ को या फ़िरौन जो हैं उनको दफन करने की रिवायत शुरू से ही जारी है। उनके ऑलरेडी जो एंसेस्टर्स हैं वो भी इसी लोकेशंस के करीब करीब दफन थे, तो उनका ख्याल ये होता है कि उनके करीब ही अगर इनको दफन किया जाए तो इनकी जो आफ्टर लाइफ है वो उनसे मिल सकेंगे और ज़्यादा बेहतर गुजर सकेगी। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इजिप्शियन किंगडम में जितने भी किंग गुजरे हैं उन सब के लिए फ़ैरोज़ या फ़िरौन का वर्ड यूज़ किया जाता है। व्यूअर्स, ऐसा नहीं कि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में ही बने हुए हैं, दुनिया में और भी डिफरेंट एरियाज़ में पिरामिड बनाए गए, जिनमें इंडोनेशिया, सूडान, चाइना, पेरू, ग्रीस, मीज़ो अमेरिका जो स्टेट्स हैं, इन तमाम एरियाज़ में भी पिरामिड्स को ऑब्ज़र्व किया गया और पिरामिड्स एग्जिस्ट करते हैं। और इजिप्ट के अंदर भी टोटल तकरीबन 118 पिरामिड्स हैं, लेकिन सबसे जो फेमस हैं और सबसे बड़े हैं वो यही गिज़ा के जो 3 पिरामिड्स हैं उनमें से भी एक जो पिरामिड है जिसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं या ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा कहते हैं। व्यूअर्स, ये पिरामिड टोटल 13 एकर्स के एरिया को कवर करता है।
इसकी अगर हाइट देखें टॉप तक तो 147 मीटर है। और व्यूअर्स ये तकरीबन 3000 ईयर्स तक वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग रही। इसका वेट 6 मिलियन टन है। आप इसका वेट का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त जो दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसका वेट सिर्फ 5 लाख टन है। और आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा का वेट 16 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स हों तो उसके इक्वल होगा। ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा तकरीबन 23 लाख स्टोन को मिलाकर बनाया गया और उसमें से हर स्टोन जो है वो तकरीबन 2.5 टन से लेके 15 या 50 टन तक उसका वेट है। इसकी ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा की ईच साइड की अगर आप लेंथ चेक करें तो वो तकरीबन 755 फीट है। व्यूअर्स वीडियो में साथ रहिएगा। अभी आगे आपको ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया, इसके बारे में बहुत दिलचस्प हक़ाइक़ जो है वो पता चलने वाले हैं। व्यूअर्स ज़्यादातर जो रिसर्चर्स हैं उनका शुरू में ये ख्याल था कि शायद ये पिरामिड्स फ़ैरोज़ या फ़िरौन जो हैं उनकी ममीज़ को दफन करने के लिए या रखने के लिए बनाया गया। व्यूअर्स उस वक्त के इजिप्शियंस लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करते थे और उनका ख्याल ये था कि असल ज़िंदगी डेथ के बाद ही शुरू होती है। उस वजह से वो डेड बॉडीज़ को ममीफाई करते थे, उनको डिफरेंट केमिकल्स लगा के प्रिजर्व करते थे और इवन उन ममीज़ को दफन करने के वक्त उनके साथ ज्वेलरी, खाने पीने की चीज़ें और बाकी सब सामान जो उनका ख्याल था कि आगे आने वाली ज़िंदगी में उनको ज़रूरत पड़ सकती है, वो सब कुछ साथ ही दफन करते थे। तो व्यूअर्स रिसर्चर्स ने ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा और इसके अलावा जो बाकी पिरामिड्स हैं उनको भी काफ़ी स्टडी किया, लेकिन आज तक किसी भी पिरामिड में से कोई भी मम्मी नहीं मिली, कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली। कुछ जगह से ख़ास तौर पे ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा की रिसर्च के दौरान उनको कफन मिले, कुछ वुड के पीस मिले और कुछ मेटल के पीस मिले, लेकिन कोई भी मम्मी या डेड बॉडी नहीं मिली। और जैसा कि भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अलावा भी किसी पिरामिड से कोई भी डेड बॉडी या मम्मी नहीं मिली। इससे फिर जितने भी रिसर्चर्स हैं उनको ये कंफर्म हो गया कि इन पिरामिड्स को टूम के तौर पे नहीं बनाया गया, ममीज़ को प्लेस करने के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन कुछ जो इसके हक़ में बात करते हैं कि इनको टूम के लिए बनाया गया, उनका ख्याल ये है कि क्योंकि कई हज़ार साल गुज़र चुके हैं तो इसी दौरान लोगों ने ज्वेलरी और जो डेड बॉडीज़ हैं उनको यहाँ से निकाल लिया होगा। व्यूअर्स यहीं पे मैं आपको बताता चलूँ कि आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा या पिरामिड ऑफ खुफू जो है वो तकरीबन 2500 BC या 2560 BC तकरीबन इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसका मतलब यह है कि तकरीबन इसको 4500 ईयर्स हो चुके हुए हैं। और यही बात व्यूअर्स रिसर्चर्स के लिए और ज़्यादा हैरानकुन हो जाती है कि इतने साल गुज़रने के बाद, इतने तूफ़ान, इतने बारिशें, इतने अर्थक्वेक गुज़रने के बावजूद भी ये सिर्फ़ अकेला वंडर ऑफ द वर्ल्ड रह गया। बाकी
इसके अलावा जितने भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड्स थी स्ट्रक्चर्स, वो तकरीबन सारी डैमेज हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसको किस तरीके से बनाया गया या इसमें ऐसी क्या ख़ास बात थी कि ये इतने साल गुज़रने के बावजूद भी अभी भी इन कंटेक्ट है और बिल्कुल अपनी सही कंडीशन में खड़ा हुआ है। व्यूअर्स, इसको जब बनाया गया तो इसकी जो आउटर लाइन है वो वाइट लाइमस्टोन से बनाई गई। ख्याल यह है कि शायद वो लाइट को रिफ़्लेक्ट करने के लिए ऐसा रखा गया। तो जो आउटर लेयर है इसकी, जो कि वाइट लाइमस्टोन से बनाई गई थी, वो डैमेज हो चुकी है, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ अभी भी मौजूद है। एक और ये ख्याल है कि इस पिरामिड ऑफ गिज़ा को कुछ जो थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है वो 1303 में जो अर्थक्वेक आया था उस वजह से थोड़ा सा इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। व्यूअर्स, ज़्यादातर जो थ्योरीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग उनका ख़्याल ये है कि शायद ये पावर हाउसेस के तौर पे काम करते थे, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करने के लिए इनको बनाया गया। इसको प्रूव करने के लिए बहुत सी थ्योरीज पेश की गई और उनमें जो मेन रीज़न्स बताई गई, तो एक तो इसकी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हुए डोलामाइट स्टोन को यूज़ किया गया। और डोलामाइट स्टोन ऐसा होता है कि इसके ऊपर अगर प्रेशर इंक्रीज़ किया जाए तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा रिसर्च के दौरान इसमें ऑब्ज़र्व किया गया कि जो इनर स्टोन्स लगाए गए हैं उनमें ग्रेनाइट स्टोन्स या मटेरियल को भी यूज़ किया गया। ग्रेनाइट जो है मटेरियल, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स और मेटल्स को मिक्स करके बना होता है और इसकी प्रॉपर्टी है कि ये गैस को आयोनाइज कर सकता है। और रिसर्च के दौरान तकरीबन 20 के करीब ग्रेनाइट बॉक्सेस भी यहाँ पे पाए गए ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा में। और रिसर्चर्स का ख्याल है कि ये शायद कैपेसिटर्स के तौर पे इनको यूज़ किया जाता रहा होगा। मतलब कि इस बिल्डिंग में हर ऐसी स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट मौजूद था और है जो कि लाइट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और कर सकता है। जैसा कि इसके स्टोन्स में लाइमस्टोन है, एयर को इंटर करने के लिए एयर पैसेजेस रखे गए, कुछ जगह पे नीचे वाटर टनल्स को भी ऑब्ज़र्व किया गया और कंस्ट्रक्शन में डोलामाइट स्टोन्स और ग्रेनाइट को यूज़ किया गया और अंदर डिफरेंट चैम्बर्स में मेटल रॉड्स को ऑब्ज़र्व किया गया। इन सब चीज़ों की वजह से जितने भी रिसर्चर्स हैं उनका यकीन और पुख्ता होता चला गया कि इसकी कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन के लिए ही की गई है। और ये भी ख्याल है कि शुरू में जब इसको कंस्ट्रक्ट किया गया होगा तो इसके टॉप पे अपर लेवल पे मेटल ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया होगा। ये ख्याल रिसर्चर्स का इस वजह से है कि जब निकोला टेस्ला ने वायरलेस इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन का कंसेप्ट दिया और कोशिश की तो उसने जो टावर बनाया तो उस टावर का भी जो अपर पार्ट था वो मेटल का ही रखा गया। और ये भी कंसेप्ट साइंटिस्ट को वहीं से मिला, वो इसको निकोला टेस्ला के टावर से ही कंपेयर करते हैं क्योंकि निकोला टेस्ला का ख्याल ये था कि उसने इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन जो करनी है उस इलेक्ट्रिसिटी को कस्टमर्स तक पहुंचाना है, लेकिन ये सारा प्रोसेस वायरलेस होगा और उस वायरलेस के लिए उसको जो मीडियम चाहिए था एयर, वो उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए एक तो उस टावर की हाइट ज़्यादा रखी जाती थी और टावर का जो अपर पार्ट है वो मेटल का बनाया जाता था। तो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जो हैं
उनको ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा और निकोला टेस्ला जो है उसके कंसेप्ट में काफ़ी सिमिलरिटी लगी। उनका ख्याल है कि इसी वजह से पिरामिड की हाइट भी ज़्यादा रखी गई, इसका जो अपर लेवल है वो भी मेटल का बनाया गया होगा, और अंदर इसके अंदर इस स्ट्रक्चर के अंदर हर वो फीचर मौजूद है जो किसी भी जगह किसी भी पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होना चाहिए। साइंटिस्ट का ये ख्याल और पुख्ता होता चला गया जब उनको उसी एरिया में करीब एक हैथोर टेम्पल में कुछ ऐसी ड्राइंग्स मिली जो कि इलेक्ट्रिकल बल्ब्स से मिलती जुलती थी, जिनको नाम दिया गया डेंडोरा लाइट। इन ड्राइंग को अगर देखा जाए तो ये हमारे जो अभी मॉडर्न बल्ब्स हैं उनसे कुछ मिलती जुलती हैं। इसके अलावा उस दौर के फ़ैरोज़ के जितने भी स्टैचूज़ ऑब्ज़र्व किए गए, उन स्टैचूज़ में अक्सर जो अपर पार्ट है वहाँ पे मेटल की प्लेटिंग की जाती है और की गई हुई थी। तो ख्याल ये है कि साइंटिस्ट का कि ये प्लेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हो ही नहीं सकती, जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। मतलब ये कि अभी तक जितनी भी रिसर्च इस बात पे हो चुकी है कि इन पिरामिड्स को क्यों बनाया गया, तो पूरी दुनिया में जितने भी रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनमें ज़्यादातर का ख्याल यही है कि इसको इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब कि पावर हाउस के पर्पस के तौर पे बिल्ड किया गया। लेकिन एक सवाल जो अभी तक इन तमाम रिसर्चर्स को डिस्टर्ब करता है वो ये कि अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए बनाया गया था और इलेक्ट्रिसिटी उस वक्त बना ली गई थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली गई थी, तो होना तो ये चाहिए था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो चुकी थी तो उस इलेक्ट्रिसिटी से और कई इस तरह की डिस्कवरीज़ या इन्वेंशन हो जानी चाहिए थी उस वक्त। मतलब ये कि ये बात अभी तक उन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को डिस्टर्ब करती है कि अगर ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए बनाया गया था तो उन एरियाज़ के करीब करीब जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ज़रूर मिलने चाहिए थे जिनको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत रही होगी। लेकिन ऐसा कोई भी इक्विपमेंट आज तक नहीं मिला उस दौर का जिसको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हो। फिर ये बात साइंटिस्ट के लिए और रिसर्चर्स के लिए एक और मिस्ट्री बन जाती है कि अगर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती थी, अगर वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स और मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए यूज़ नहीं की जाती थी तो उसका फिर पर्पस क्या था उस वक्त? इतनी बड़ी स्ट्रक्चर को खड़ा करके और इतनी ह्यूज अमाउंट अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रोड्यूस की जाती थी तो फिर वो किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती होगी। व्यूअर्स, वीडियो में साथ रहिएगा। अभी इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चलने वाले हैं। व्यूअर्स, ये जहाँ पे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है यहाँ पे टोटल 3 मेजर पिरामिड्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा ये पिरामिड ऑफ खुफू जो कि खुफू ने बनाया। सेकंड नंबर पे पिरामिड ऑफ खाफरे जो कि खुफू के बेटे ने बनाया, और थर्ड नंबर पे पिरामिड ऑफ मेनकोर जो कि खाफरे के बेटे ने बनाया। जैसा अभी आपको बताया कि इजिप्ट में टोटल 118 पिरामिड्स हैं, तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाने से पहले कई एक्सपेरिमेंट कर लिए गए थे। वहाँ पे कुछ जो पिरामिड ऑब्ज़र्व किए गए हैं वो
स्टेप्स की फॉर्म में बनाए गए हैं। उनमें 5 to 6 स्टेप्स होते हैं पूरी बिल्डिंग में। उसके अलावा कुछ जो पिरामिड ऑब्ज़र्व किए गए हैं उनके डिफरेंट जगह पे कंस्ट्रक्शन के दौरान एंगल्स में टिल्ट आता है, यानी कुछ हिस्सा उसका 45 डिग्री पे बना हुआ है, कुछ हिस्सा बाकी 55 डिग्री पे बना हुआ है। मतलब ये कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को बनाने से पहले वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर चुके थे और इसी वजह से शायद ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा की कंस्ट्रक्शन में 100% एक्यूरेसी नज़र आती है। एक तो इस पिरामिड को 55 डिग्री एंगल पे बनाया गया क्योंकि उनको पता चल चुका था कि 55 डिग्री के एंगल पे बिल्डिंग की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी और कोलैप्स होने के चांसेस मिनिमम होंगे। व्यूअर्स, इस बिल्डिंग के जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ हैं वो तकरीबन 100% जो हैं वो अभी जो मॉडर्न कंपास है उसके कार्डिनल्स को फॉलो करते हैं, मतलब उसके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को फॉलो करते हैं। इनमें तकरीबन 1/15 डिग्री का एरर ऑब्ज़र्व किया गया है। साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि इनको उस वक्त इतना एग्जैक्ट जो कंपास है उनकी डायरेक्शन जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का कैसे पता चला होगा। तो इसके बारे में एक बहुत फेमस थ्योरी है सोलर इक्विनॉक्स। जो इक्विनॉक्स है उसका कंसेप्ट ये है कि ऐसे साल में सिर्फ 2 दिन आते हैं, 21 मार्च और 22 सितंबर, जब डे और नाइट इक्वल हो जाते हैं। डे भी 12 आवर्स पे होता है और नाइट भी 12 आवर्स में होती है। इस वक्त सनलाइट बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। तो ख्याल ये किया जाता है कि इन दिनों में उन्होंने सेंटर में जहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट करना था वहाँ पे वुडन स्टिक लगा के उसके शेडो से अगर ऑब्ज़र्व करें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को हम अलाइन कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। और ये भी ऑब्ज़र्व किया गया कि जो एरर, जैसा कभी आपको बताया, 1/15 डिग्री ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा की कंस्ट्रक्शन में ऑब्ज़र्व किया गया है, सेम वही एरर अगर हम इस इक्विनॉक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग शेडो बना के कैलकुलेट करते हैं तो वही एरर उसमें भी होता है। व्यूवर्स, इक्विनॉक्स की थ्योरी के दौरान उसको स्टडी करते हुए साइंटिस्ट ने जो ऑब्ज़र्व किया उस बात ने उनको और भी हैरान कर दिया कि अगर इन 12 आवर्स को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो वो 43,200 सेकंड बनते हैं। पिरामिड्स की पेरीमीटर, मतलब उसके साइड की जो लेंथ है जो कि 0.921 किलोमीटर बनती है, उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए 43,200 सेकंड के साथ तो जो आंसर आता है 39,804 किलोमीटर। ये तकरीबन हमारी पूरी अर्थ का सरकमफ्रेंस बन जाता है। इसका मतलब ये है, ख्याल ये किया जाता है कि उस वक्त के जो इजिप्शियंस थे वो अर्थ के पूरे सरफेस के बारे में, उसके रेडियस के बारे में, उसके सरकमफ्रेंस के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे। लेकिन उनको ये सब कुछ कैसे पता चला, ये अभी तक मिस्ट्री ही है। जी व्यूअर्स, अगर इस पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन को देखें तो इसका जो लोअर पार्ट है उसमें काफ़ी बड़े स्टोन रखे गए हैं, प्लेस किए गए हैं, लेकिन वहाँ पे दरमियान में कोई भी पेस्ट या मोर्टार यूज़ नहीं किया गया। जबकि जो अपर पार्ट हैं उनको आपस में अटैच करने के लिए मोर्टार यूज़ किया गया है। शायद वो इस कंसेप्ट से वाकिफ़ थे कि अपर लेयर में मोर्टार की ज़रूरत है और लोअर लेयर में मोर्टार की ज़रूरत नहीं थी। और
उन्होंने कंस्ट्रक्शन से पहले इस पूरा एरिया को बहुत अच्छे से सर्च कर लिया था और उनको अंदाज़ा था कि ये सरफेस इतनी हैवी बिल्डिंग को सस्टेन कर सकती है और बर्दाश्त कर सकती है। फिर एक और क्वेश्चन कि इस पूरी बिल्डिंग को लेवल कैसे किया गया, तो इसके बारे में ख्याल ये किया जाता है एक थ्योरी कि शायद इस पूरे पिरामिड की साइड्स पे टनल्स बना के छोटी उनमें वाटर रखा गया, पानी को छोड़ा गया और उस पानी के लेवल से फिर इस पूरी बिल्डिंग को बेस को हॉरिजेंटल लेवल पे सेट किया गया। इस बिल्डिंग का तकरीबन 2/3 वेट इसके बॉटम में है। शायद यही वजह है कि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि तकरीबन 4500 ईयर्स गुजरने के बावजूद भी अभी तक बिल्डिंग बिल्कुल ठीक खड़ी हुई है ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा की। व्यूवर्स, इन पिरामिड्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया उसके बारे में कुछ दिलचस्प कंसेप्ट्स हैं और थ्योरीज़ हैं, वो वन बाय वन आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये ख्याल किया जाता है कि इसके जो 23 लाख स्टोन्स हैं वो गज़ा के करीब ही जो एक सिटी है तोरा, वहाँ से लाए गए और उनको लाने के लिए बोट्स यूज़ की गई या वुड के साथ उनकी राफ्ट्स बनाई गई जो टेम्परेरी बोट्स होती हैं, और उन स्टोन्स को वहाँ प्लेस करके लाया गया इस गिज़ा के मुकाम पे और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई। लेकिन यहाँ पे भी कई कुछ क्वेश्चंस हैं साइंटिस्ट के बारे में कि सबसे पहले कि इन स्टोन्स को कैसे काटा गया। उनका ख्याल ये है कि शायद क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा कॉपर यूज़ होती थी, लेकिन वो इम्प्योर फॉर्म में यूज़ की जाती थी। कॉपर में डिफरेंट आर्सेनिक की मिक्सिंग होती थी या किसी और एलिमेंट की, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाती है और उसके चिज़ल्स बना के और इसको कटिंग की जाती थी और रिफ़ाइन किया जाता था और पीसीस को मूव करवाया जाता था यहाँ तक जहाँ पे ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा की कंस्ट्रक्शन करनी होती थी। दूसरा, इतने हैवी स्टोन्स को अपर स्टोरीज तक या अपर लेवल तक कैसे प्लेस किया गया, इसके बारे में एक कंसेप्ट तो ये कि शायद लीवर सिस्टम यूज़ किए जाते थे। पुलिस तो यूज़ हो नहीं सकती थी क्योंकि उस दौर में व्हील डिस्कवर नहीं हुआ था, यानी व्हील की शेप के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं था कि इसको व्हील के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। और कुछ ख्याल ये है कि इनको रैंप बना के उन रैंप के ज़रिए से ऊपर लेके स्टोन्स को जाते थे और जितने भी वर्कर्स थे वो उनको ऊपर लेके जाते थे। और रैंप में भी डिफरेंट कंसेप्ट और आइडियाज़ हैं कि वो रैंप स्ट्रेट जैसे जैसे पिरामिड्स की हाइट इंक्रीज़ होती जाती थी, रैंप भी उसके मुताबिक उसकी हाइट इंक्रीज़ करते जाते थे, या रैंप जिगजैग थी या वो स्पाइरल शेप में थी। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ कि रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जो हैं और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनकी डिफरेंट रिसर्च से ये पता चला है कि पिरामिड्स बनाने वाले जितने भी वर्कर्स होंगे या लेबर्स होंगे वो सब अपने काम में बहुत एक्सपर्ट थे और उनको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती रही होगी। व्यूअर्स, इस कंसेप्ट के अगेंस्ट जो कुछ ऑब्जेक्शंस या क्वेश्चंस थे कुछ साइंटिस्ट के, वो ये कि ख्याल है ज़्यादातर साइंटिस्ट का कि इन पिरामिड्स को बनाने में, जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा है, इसको बनाने में तकरीबन 20 साल लगे। तो अगर इसको 20 साल लगे तो स्टोन्स को अगर नियर बाई सिटी जो कि 200 या 250 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वहाँ पे बोट पे रख के लेकर आया गया और फिर 1 बाय 1 करके प्लेस किया गया, तो तकरीबन हर एक स्टोन पे
2.5 मिनट से लेके 3 मिनट का टाइम लगा होगा। इसका मतलब ये है कि वो जितने भी वर्कर्स थे या लेबर्स थी, वो हर दिन तकरीबन 400 स्टोन पीसेस को वहाँ पे प्लेस करते होंगे। लेकिन उस दौर में जब मशीन्स नहीं थे, व्हील नहीं था, क्रेन्स नहीं थी, तो इतने हैवी स्टोन्स को इतने डिस्टेंस से लेकर आना और फिर उनको प्लेस करना इतने शॉर्ट टाइम में कि हर स्टोन पे सिर्फ 2.5 मिनट का टाइम इन्वेस्ट हो, तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं लगता। तो साइंटिस्ट का फिर इसके बारे में यही ख्याल है कि या तो उस वक्त जो इजिप्शियंस किंगडम थी वो बहुत एडवांस थे, उनके पास ये सब कुछ था कि वो ऐसा कर सकते, और या फिर इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से नहीं की गई जैसा कि बताया जा रहा है। व्यूवर्स, इसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो एक सेकंड कंसेप्ट है वो ये कंसेप्ट कि इस स्टोन की फॉर्मेशन इसी जगह पे की गई जहाँ पे ये पिरामिड ऑफ गीज़ा इस वक्त एग्जिस्ट करता है। सिर्फ मटेरियल्स को डिफरेंट लोकेशन से यहाँ पे लाया जाता था और वुडन बॉक्सेस में मिक्सचर बनाने के बाद उसको डाल दिया जाता था। वहीं पे वो स्टोन रेडी होते थे और वहीं पे उनको 1 बाय 1 करके उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पे प्लेस कर दिया जाता था। इस थ्योरी के बारे में साइंटिस्ट कुछ इसलिए ज़्यादा श्योर हैं कि एक तो इन स्टोन्स की फॉर्मेशन को जब ऑब्ज़र्व किया गया तो उसके लिए जो कुछ मटेरियल था वो करीब ही डिफरेंट सिटीज़ में एग्जिस्ट करता है। जो सैंड है वो ऑलरेडी गिज़ा के एरिया में ही एग्जिस्ट करती है, जो इसका मिक्सचर बनाने के लिए चाहिए थी। पानी की जो रिक्वायरमेंट थी वो शुरू में आपको बता दिया कि रिवर नाइल वो इसके बिल्कुल करीब था पहले, और इनके अक्सर स्टोन्स जो हैं जिनके साइज़ एक दूसरे से एग्जैक्ट मैच करते हैं और वो इतनी एक्यूरेसी के साथ एक दूसरे से के साथ प्लेस किए गए हैं कि उनके दरमियान में से एक कार्ड भी नहीं गुजार सकते हम, एक पेपर को इंटर करना भी मुश्किल है। तो ये उसी वक्त हो सकता है कि अगर इन स्टोन्स को किसी एक ही डाई में रख के या एक ही बॉक्स में रख के प्रिपेयर किया गया हो। और दूसरा जो एक मेजर पॉइंट जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता है वो टाइम ड्यूरेशन है कि ये 20 इयर्स में 23 लाख स्टोन्स को बनाना और उनको प्लेस करना उसी वक्त ही पॉसिबल है कि अगर इनको उसकी लोकेशन पे ही तैयार किया गया हो। व्यूअर्स, इसके अलावा जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसकी फॉर्मेशन से रिलेटेड, इसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कुछ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि शायद ये पिरामिड्स, जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा है, ये इजिप्शियंस किंगडम के दौरान बनाया ही नहीं गया, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था कि अगर वो किंगडम इतने एडवांस होते तो इस पिरामिड के अलावा भी वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा मिलना था जिससे ये पता चलता कि वो इतने एडवांस हैं टेक्नोलॉजी में कि वो इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कंसेप्ट ये है कि शायद ये उससे भी बहुत पहले बनाया गया था और इजिप्शियंस को बना बनाया मिला, उन्होंने बाद में इसको यूज़ किया अपने डिफरेंट रिलीजियस पर्पसेस के लिए या इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए।
व्यूअर्स, ये कंसेप्ट इसलिए बना अब कि अक्सर वो सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो ये कहते हैं कि पिरामिड्स इजिप्शियंस किंगडम यानी कि फ़ारो खुफू के पीरियड के दौरान बिल्ड किया गया, तो अक्सर ये कहा जाता है कि इन 3 पिरामिड्स को इनकी लोकेशन इसलिए ऐसी रखी गई क्योंकि ये ओरियन बेल्ट के जो 3 स्टार्स हैं उनसे मैच करती है। लेकिन जब इनको ऑब्ज़र्व किया गया तो पिरामिड्स की लोकेशन इन ओरियन बेल्ट के जो 3 स्टार्स हैं उनसे डायरेक्ट अलाइन नहीं कर रही, और ख़्याल ये है कि शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी अलाइनमेंट कुछ चेंज हो गई है। और बहुत से साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि तकरीबन 13,500 ईयर्स अगो ओरियन बेल्ट के जो स्टार्स हैं उनकी लोकेशन एग्जैक्ट वही रही होगी जो अब पिरामिड्स की लोकेशन है। इससे फिर इस बात को और तक़वीयत मिलती है कि ये पिरामिड्स फ़ारो खुफू के दौरे हुकूमत में बिल्ड नहीं किए गए, ये बहुत पहले ही बिल्ड हो चुके थे। लेकिन इस कंसेप्ट पे भी जो एक मेजर ऑब्जेक्शन या क्वेश्चन उठता है, अक्सर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कहते हैं कि इससे पहले तो रिसर्चर और साइंटिस्ट इस बात पे ही परेशान और हैरान थे कि अगर ये पिरामिड खुफू के दौरे हुकूमत बना है तो ये 4500 ईयर्स तक कैसे खड़ा हुआ है अभी तक। इसकी कंस्ट्रक्शन में ऐसा क्या कमाल किया गया। तो अगर अब ये मान लिया जाए कि ये 10,000 ईयर्स अगो या 11,000 ईयर्स अगो या 13,000 ईयर्स अगो बनाए गए हैं, तो फिर ये बात और हैरान कुन है कि उस दौर की तो कोई भी कंस्ट्रक्शन, मैन मेड कंस्ट्रक्शन तकरीबन दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये कैसे बच गई। व्यूअर्स, कुछ लोगों का मानना है कि शायद जब इन पिरामिड्स को बिल्ड किया गया तो शायद उस वक्त ह्यूमंस बहुत एडवांस थे, उनके पास वो सब टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो अब हम सोचते हैं कि इन पिरामिड्स को बिल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन शायद किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से वो सारे ह्यूमंस ख़त्म हो गए और दोबारा इंसान स्टोन एज में आ गया। व्यूअर्स, अक्सर जगह पे ख्याल तो ये भी किया जाता है और कहा जाता है कुछ लोग कि इनको शायद इंसान ने बनाया ही नहीं, एलियंस ने बनाया या जिन्हों ने बनाया। लेकिन इसके मानने वाले बहुत कम हैं। उनका ख्याल ये है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और इसका कोई भी और किसी तरह का भी कोई क्लू किसी भी जगह से अभी तक ऐसा नहीं मिला। लेकिन उम्मीद है व्यूअर्स के विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जाएगी, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा और इस जैसी और जितनी भी मिस्ट्रीज़ हैं वो सारी आहिस्ता आहिस्ता अनकवर होती चली जाएंगी। ओके व्यूअर्स, टेक केयर।